नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो साइंस की है और साइंस की ये जो क्लास रहेगी ये रेलवे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। जिसके रेलवे आरपीएफ एसआई हो, चाहे कांस्टेबल या आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी का हो, सभी के लिए, क्योंकि सभी के पेपर्स में साइंस पूछी जाती है। इसमें हमारे इस क्लास में और जितनी भी सीरीज रहेगी साइंस की उसमें न्यूमेरिकल के साथ साथ क्वेश्चन भी रहेंगे और न्यूमेरिकल भी रहेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों टॉपिक रहेंगे और आपको पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज की अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, ये आपको बताना। जैसे वायरस के द्वारा फैलने वाली जो रोग है वो आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। 10 मिनट में हम आपको कोशिश करेंगे जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कराने की। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइएगा, कमेंट में टाइप करिएगा, आंसर जरूर बताइएगा। पहला ही क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए फटाक से। दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा रोग एक ऐसा जीवाणु जनित रोग नहीं है जीवाणुओं के द्वारा। तो आपको पता है कि रेबीज जो है, रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है। बाकी हैजा हो गया, अंत ज्वार हो गया, प्लेग हो गया, ये सभी जीवाणु जनित रोग होते हैं, यानी वायरस के द्वारा ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। सिर्फ क्या नहीं है, रेबीज नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आप बताइएगा क्या दिया गया क्वेश्चन आपके सामने। लोहे को संरक्षण और जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की परत लगाई जाती है, लोहे पर चढ़ाई जाती है, उसका आपको नाम बताना है। कॉपर की परत, निकेल, टिन, जिंक। आप लोग बताइए किसकी परत लोहे की एक छड़ है मान लो, इसमें लगाना है जिससे कि इसमें जंग ना लगे। तो किसकी लगाते हैं, कॉपर की, जिंक की, निकेल की, टिन की। आप बताइए क्या है। तो सभी को पता है कि इसकी जो परत चढ़ाई जाती है वो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की। ठीक है, लोहे के जो इस्पात होते हैं उसमें हम लोग जिंक का जो लेप होता है उसको लगाया जाता है, जिसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैल्वेनीकरण। और इस विधि से इससे लोहे में जंग नहीं लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। अपने आणविक सूत्र द्वारा दर्शाए गए निम्नलिखित में से कौन से एक कार्बनिक यौगिक में चक्रीय संरचना होती है। ये आपको बताना है कि इसमें कौन सी चक्रीय संरचना होती है। ये सब ये लिखे, इसका जैसे आप फॉर्मूला नहीं समझ पा रहे हो, C4H10 लिखा है, यहाँ पे लिखा C6H14 लिखा है, फिर लिखा है C6H12 लिखा है, उसके बाद C3H8 लिखा है। आपको बताना है आणविक सूत्र द्वारा दर्शाए गए निम्नलिखित में से कौन एक कार्बनिक यौगिक में चक्रीय संरचना होती है। चक्रीय संरचना, तो चक्रीय संरचना जो होगी वो आपका किस में होगी, C6H12, ऑप्शन नंबर 3, C6H12। ऑप्शन करते हैं आज की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग और डिटेल में कोशिश करेंगे पढ़ाने की, क्योंकि फिर क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, 20 क्वेश्चन तक है, तो इसकी वजह से टाइम हो सकता है। आपको हम लोग कोशिश करते हैं कि आज की अपनी क्लास में सिर्फ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क है, इसको आपको बताना है। तो आपको पता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का अपरूप होता है बॉक्साइट्स। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी चट्टान पर खड़े एक व्यक्ति को, न्यूमेरिकल है आप लोग लगाइएगा, किसी चट्टान पर खड़े एक व्यक्ति को
उसे अपने चिल्लाने की प्रतिध्वनि 1 सेकंड बाद सुनाई देती है। कोई व्यक्ति कहीं पे खड़ा है चट्टान के ऊपर और वो वहां से चिल्लाता है, उसी की ध्वनि जो लौट कर इको सुनाई देता है वो 1 सेकंड बाद सुनाई पड़ती है। यदि हवा में ध्वनि का वेग, हवा में जो ध्वनि का वेग है वो कितना दिया गया है, आपको ये वेग दे रखा है 340 वेग दे रखा है ध्वनि का 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जिस पहाड़ से उसकी आवाज की ध्वनि प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी उसके तथा व्यक्ति के बीच की दूरी क्या है। दोनों के बीच की दूरी पूछी जा रही कि दूरी क्या है, आप लोगों को बताना है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो आपको पता है एक फार्मूला होता है v इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 2d अपॉन t। d यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी, जगह होगी, क्योंकि 2 बार ध्वनि जाएगी। देखो 2d यहाँ क्यों होता है, क्योंकि आप कोई यहाँ से चिल्लाओगे तो ये वहाँ जाएगी, वहाँ टकराने के बाद फिर वापस आएगी ऐसे। तो उसने कितनी दूरी कवर करी है t सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में जैसे कहा जाए तो t सेकेंड में, टाइम है यहाँ पर सेकेंड में, t सेकेंड में उसने कोई डिस्टेंस कवर करी और फिर वापस आई, तो दूरी सेम होगी, d गई है और d वापस आई, तो इसलिए 2d लिखा जाता है। तो फार्मूला बन जाएगा, इसको क्रॉस कराएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आपके सामने जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा vt/2 इज इक्वल टू d। ये डिस्टेंस आ जाएगी vt/2 इज इक्वल टू d। तो आपको क्या करना है, b की वैल्यू आपके सामने दी गई 340 और टाइम आपको दिया गया था जो t दिया है क्वेश्चंस में, t आपको दे रखा है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कितना दे रखा है 1 सेकेंड, तो इंटू 1 करोगे, अपॉन में 2 कर दोगे, इससे डिवाइड करोगे तो 170, 17 दूनी 34 होता है, 170 मीटर की लेंथ वो कवर करेगा, 170 मीटर। आई होप समझ गए होगे, क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये कितना हो जाएगा, यानी इसका आंसर 170 मीटर हो जाएगी। डी द्वारा पहाड़ के द्वारा तय की गई दूरी होती। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, समझ में आ गया होगा। v हो गया उसकी वेलोसिटी हो गई कि कितनी स्पीड में चल रही, वापस आए उसकी कितने मीटर पर सेकंड में। ठीक है, फार्मूला होता है v इज इक्वल टू डी 2d/t समय। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाता है। यहाँ से हम इसका फार्मूला बना लेते हैं। अब d इज इक्वल टू निकालो तो vt/2 आ जाता है। v हो गया उसकी स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं, t को टाइम कहते हैं, t आपको पता है टाइम हो गया है, और इसको 2 इसलिए डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस 2 बार कवर होती है। तो एक न्यूमेरिकल था, कोशिश किया है बताने का, अच्छा से टॉपिक वाइज कराएंगे तो न्यूमेरिकल और अच्छे से समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर यानी ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है। आपके सामने क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है। स्कंदन रोधी, प्रतिजैविक, पिंडन निरोधक कारक, रोग प्रतिकारक। आपको आंसर बताना है। समझ गए? चलिए, इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन, स्कंदन रोधी। ठीक है, ब्लड थिनर को स्कंदन रोधी भी कहा जाता है। स्कंदन रोधी मतलब ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ब्लड को पतला कर देती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस, न्यूमेरिकल है, आप लोग जरूर ट्राई करिए कि 10 सेंटीमीटर फोकस लेंस की क्षमता कितनी है। तो क्षमता हमेशा डायोप्टर में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? डायोप्टर में। आपने पढ़ा होगा किसी की जो क्षमता निकलती है वो डायोप्टर, यानी P इज इक्वल टू होता है, P इज इक्वल टू 1/f होता है। क्या होता है? 1/f। ठीक है, कोई समस्या हो तो बताइए यहाँ तक। तो आपको बताना है कितने डायोप्टर्स होंगे।
तो ये जब सेंटीमीटर में या मीटर्स में होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको ऐसे कर सकते हो 100, तो इसको भी लिख सकते हो, इसको डायोप्टर में निकाला जाता है, ये 100 लिख सकते हो सेंटीमीटर से कन्वर्ट करने के बजाय। तो यहाँ पर कितना था, हमको फोकस लेंथ 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो आप लिखोगे 100/10, 0 से 0 काट देंगे तो ये आ जाएगा 10 डायोप्टर। आंसर हमारा डी लिखा जाता है, डायोप्टर को क्या लिखते हैं, डी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर, सॉरी बी नहीं है, थर्ड ऑप्शन है 10 डायोप्टर। आई होप क्लियर होगा, क्योंकि इसको 1/f लिखते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/f हो जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ठीक है। डायोप्टर आपको D इज इक्वल टू ये पढ़ा होगा, P फार्मूला फोर्स, तो ये इज इक्वल टू 1/f होता है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम निकाल लेते हैं इसकी क्षमता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती की थैली कहा जाता है। आंसर आपको बताना है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। सभी को मालूम होगा लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो इसको आपने पढ़ा ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऐसे कह सकते हो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कठोर कह सकते हो, सॉलिड कह सकते हो, जमे हुए कह सकते हो। तो इसको क्या कहा जाता है, आपको जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम सभी को पता होगा, क्या होता है, सूखी बर्फ यानी शुष्क बर्फ होती। क्या होती है, सूखी बर्फ ना लिख के यहाँ पे होना चाहिए शुष्क बर्फ। ऑप्शन नंबर 3 लगा लीजिए, शुष्क बर्फ, ठीक है। शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो जमी हुई या सॉलिड, जो कठोर, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपके सामने क्वेश्चंस है। दो लगातार संकुचन या दो निरंतर दुर्लभताओं की सफलता के बीच की दूरी क्या है, आपको बताना है। दो क्रमागत हो या लगातार हो, क्रमागत संकुचन या दो सतत दुर्लभताओं की सफलता के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो ये तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य। इंग्लिश में होता तो ये और अच्छा तुमको समझ में आता है। क्वेश्चन इंग्लिश में हम पढ़ देते हैं, इसमें इंग्लिश में मैंने टाइप नहीं किया है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेसर ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस रीराइट्स। इसके बीच की लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, इसको तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से ब्लॉक तत्व कम विद्युत घनत्व होते हैं, बताइए इसका आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से ब्लॉक तत्व कम विद्युत धनात्मक होते हैं, कम विद्युत धनात्मक होते हैं, बताइए। विद्युत धनात्मक यानी जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कम हो, यानी तो वो कौन से होते हैं ब्लॉक में, पी ब्लॉक में होते हैं। किस ब्लॉक को कहते हैं, पी ब्लॉक में कहते हैं, जिसमें ब्लॉक तत्व जो होते हैं कम विद्युत धनात्मक यानी कम
इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उसको कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 12। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। पादप में जाइलम डैश परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। जाइलम डैश परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। बताइए क्या होगा आंसर। पादप में जाइलम किसका परिवहन करता है, यानी किस चीज को लेके जाता है, तो जल को। प्लांट होता है, प्लांट में जाइलम और फ्लोएम का जो फंक्शन होता है, जैसे यहाँ नीचे प्लांट हो गए, रूट्स होते हैं, रूट्स से जड़ों से ये पानी लेके ऊपर जाने का जो काम करता है वो जाइलम करता है। तो यहाँ पर आप काम फिल करोगे जल, जल परिवहन करता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग मोतियों के अंदर देखने के लिए किया जाता है। किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग मोतियों के अंदर देखने में किया जाता है। एक्स किरणें, किसका किया जाता है, एक्स किरणें का। ठीक है, चलते हैं और फटाफट करते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन पढ़िएगा, वह रक्त वाहिका जिसमें डीऑक्सीजनेटेड रक्त शामिल होता है। कौन सी रक्त वाहिका है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड रक्त शामिल होता है, तो फुस्फुस धमनी बोलते हैं, फुस्फुस धमनी, जिसमें रक्त परिसंचरण की 3 प्रकार यानी रक्त वाहिका यानी धमनियां होती हैं, जिसमें उसको फुस्फुस धमनी को कहा जाता है, जिसमें शुद्ध रक्त लेकर जाती हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड रक्त का मतलब है शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड, तो वो किस में बहता है, फुस्फुस धमनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना बीजों के उगने वाले पादप हैं, यानी बिना बीज के जो ऐसे कौन से पादप हैं जो बिना बीज के उगते हैं। बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा फर्न। क्या आंसर होगा, फर्न, ऑप्शन नंबर 3 फर्न आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। बिना बीजों के उगने वाले जो पादप होते हैं उनको फर्न कहा जाता है। ठीक है, जैसे बिना बीज के पादप क्या, जैसे गन्ना हो गया आपका, गन्ना को उसमें बीज नहीं होते हैं गन्ना उगाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को हम फर्न कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए। अश्रव्य ध्वनि को निम्नलिखित यानी निम्न द्वारा सुना जा सकता है। किसके द्वारा, कौन सुन सकता है अश्रव्य ध्वनि। जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, अश्रव्य ध्वनि किसको कहते हैं, जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं उनको इंफ्रासाउंड या अश्रव्य ध्वनियाँ कहा जाता है। इसको राइनोसिस या गैंडा वगैरह सुन सकते हैं। ऑप्शन में आपके गैंडा दिया गया है। क्या दिया है, गैंडा। अश्रव्य ध्वनियों को कुत्ता भी, चमगादड़ भी महसूस करते हैं यानी सुन सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन गलत है कि सही है, गैंडा होता है। फिलहाल तो यहाँ गैंडा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चेक कर लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट के बीटा सेल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट के बीटा सेल से कौन सा हार्मोन प्रवाहित
होता है? तो आपको बताना इसका आंसर। इसमें जो होता है हार्मोन्स प्रवाहित होता है वो होता है इंसुलिन। क्या होता है? इंसुलिन प्रवाहित होता है। लैंगरहैंस के आइलेट के बीटा सेल में, किसमें? बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन प्रवाहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाइए। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऐसे समझ सकते हो कि ध्वनि की जो निर्धारण किससे किया? तीक्ष्णता मतलब कितनी ज़्यादा है ध्वनि, वो कैसे बताया है? ध्वनि के तरंग दैर्घ्य से। किससे बताते हैं? ध्वनि का वेग नहीं है, ध्वनि का आयाम नहीं है, या वेग और आयाम दोनों नहीं होते हैं, सिर्फ ध्वनि के तरंग दैर्घ्य से हम बताते हैं उसकी तिरछा, यानी कितनी ध्वनि तीक्ष्णता है, यानी अधिक ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? जो समुद्र में शैवाल पाए जाते हैं वो किसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं? किस चीज़ के महत्वपूर्ण स्रोत? जैसे आयोडीन हो गया, आर्गन हो गया, ब्रोमीन हो गया और क्लोरीन हो गया। तो आपको बताना है किसके लिए ये महत्वपूर्ण है। जो शैवाल होते हैं, समुद्री शैवाल होते हैं, तो सभी को पता होगा इसका भी आंसर किसके होंगे? जो समुद्री शैवाल होते हैं, महत्वपूर्ण स्रोत होता है आयोडीन का। किसका होता है? आयोडीन का। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन जो थे 20 क्वेश्चन 19, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन 19 क्वेश्चन थे टोटल, 19 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में कंप्लीट किए हैं। अगली क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिजिक्स का एक टॉपिक होगा। पहले क्या होगा, कोई एक टॉपिक लेके सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज, और उस टॉपिक के बाद हम लोग उसी टॉपिक के क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, मतलब फार्मूले जो क्वेश्चंस होंगे वो फार्मूले, न्यूमेरिकल सारा कुछ करेंगे। तो एक दिन में नहीं होगा, पहले दिन टॉपिक होगा, फिर दूसरे दिन उसके क्वेश्चंस होंगे, फिर दूसरे दिन उसके न्यूमेरिकल्स होंगे। तो ऐसे करके हम लोग टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे अपना। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, चलते हैं हम लोग। आज की अपनी क्लास को बस यहीं तक करते हैं।